मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम दोबारा अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में बात किया था, जिसमें शायद हमने चार्ज के बारे में बात की थी, हमने करंट के बारे में बात की थी और हमने पोटेंशियल के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने चार्ज से रिलेटेड एक क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला सीखा था, Q इज इक्वल टू एन ई। आई का फॉर्मूला सीखा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और V इज इक्वल टू सीखा था W बाई क्यू। ये तीन फॉर्मूले जो थे ये हमने सीखे थे। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का था, और बाकी इस क्लास को रिपीट देखना हो तो आप एक और बार देख सकते हैं जाकर के। आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के, तो हमने एक सेपरेट एंटिटी के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने कहा था कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सर्किट के अंदर सबसे जरूरी होता है, क्योंकि पोटेंशियल जब अप्लाई होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एक जगह हायर पोटेंशियल हो जाता है, एक जगह लोअर पोटेंशियल हो जाता है। तो इस हायर लोअर के चक्कर में क्या होता है, चार्ज फ्लो करना शुरू करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में। फिर चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करते हैं, चार्ज से अपोजिट क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो करंट कहां फ्लो करता है, ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, करंट में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, क्या इनमें रिश्तेदारी होती है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हमें एक लॉ को समझना होगा। उस लॉ को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को ही क्या होता है, कई बार एग्जाम में ऐसा बोल देते हैं कि व्हाट रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या, क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना होता है। साइंस का क्वेश्चन जो होता है, या इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होता है, मैं कई बार बताता हूं स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन का 90% सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का 90% सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड होता है। आप उसको ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो 90% सॉल्यूशन समझ लो आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो आप लिखोगे वो 10% में आता है, जो क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगर हमें आंसर आता है तो हम लिख ही देंगे किसी ना किसी तरीके से उसको। तो ओम्स लॉ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स लॉ ने कहा कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, मैं कोई सर्किट बनाया था, ठीक है, ओम्स लॉ ने कहा कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है तो सर्किट में कोई ना कोई V वोल्टेज होगा, तो इस V से क्या होता है, I, V की वजह से I फ्लो करता है। ठीक है, जब तक V नहीं होगा तब तक I भी नहीं हो सकता। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज होता है ये करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट for any circuit, then potential is directly proportional to current। ये किसने कहा, ओम्स लॉ ने कहा। इसको मैं काम करता हूं, थोड़ा यहां लिख देता हूं। ध्यान रखना ये कंडीशन है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर एनी सर्किट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, आपका जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, I के, यानी पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, करंट के। ठीक है, ये भी बात सही भी है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कई बार, अगर ये सर्किट है, अगर इस सर्किट में मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो हो सकता है यहां पर 10 एम्पीयर करंट आए। अगर मैं 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा तो यहां क्या होगा, 20 एम्पीयर करंट।
जैसे जैसे आप बैटरी को बढ़ाते रहोगे, बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे करंट का भी अमाउंट बढ़ेगा। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बैटरी बढ़ी नहीं, करंट अपने आप बढ़ गया, अपने ऐसा कभी नहीं होता। उस पोटेंशियल पे करंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है, ठीक है। यही बात किसने बताई, ओम्स ने बताई। ठीक, उसके बाद बात आती प्रोपोर्शनैलिटी, हमें साइन को हटाना पड़ता है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं आर। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया आर। अब ये आर क्या है, इस आर को हम कहते हैं कि नई चीज आ गई, इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, मैंने कल एक जब लास्ट क्लास ली थी, मैंने आपको हिंट दिया था, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत बताई थी मैंने कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस इज property of an object which oppose the flow of करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या करती है, करंट के फ्लो को रोकती है, ठीक है। जैसे बॉडी है, कोई बॉडी है, अब जब करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा ना, अचानक से रेजिस्टेंस जग जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। ऐसे आपने देखा होगा कुछ चीजें क्या होती है, इंसुलेटर होती हैं, हम कहते हैं कुछ इंसुलेटर है, कुछ कंडक्टर है। तो कंडक्टर इंसुलेटर कैसे पता लगता है, बेसिकली सारी बातें रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। यानी अगर रेजिस्टेंस किसी का बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हाई है, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट अपने आप ही कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या करंट को तो रोक रहा है। अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा करंट को रोक देगा, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट उतना ही कम हो जाता है। तो हम कहते हैं अच्छे कंडक्टर कौन से होते हैं, अच्छे कंडक्टर वो होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। समझ में आ गई बात रेजिस्टेंस की। अब ओम्स लॉ में एक वी आई ग्राफ आता है, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, वी आई आपको समझ में आ ही चुका होगा अब तक कि वी क्या होता है, आई क्या होता है। तो ग्राफ कैसे बनता है ये, ठीक है। यहां पर आप वी बना दो, यहां पर आप आई बना दो। देखो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, 1 2 3 4 5। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये वैल्यू 5 हो गई, ये 10 हो गई, ये 15 हो गई, ये 20 हो गई। तो जब 5 एम्पियर करंट दिया तो 5 पे वैल्यू 1 हो गई। जब 10 एम्पियर दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई। जब 15 एम्पियर दिया तो ये वैल्यू इतनी हो गई। तो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि जैसे जैसे v को हम 1 यूनिट, अगर 5 यूनिट v बढ़ाते हैं तो 1 यूनिट क्या होता है, i बढ़ जाता है। तो क्या ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से एक सीधी लाइन, ठीक है। मेरी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन आपको सीधी ड्रॉ करनी है, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात आपको, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है किसी भी बॉडी का, जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या, करंट की फ्लो को रोकता है। तो ध्यान रखने से हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे हम आगे देखेंगे अभी। तो R की वैल्यू क्या है, V अपॉन आई। तो हमको दिख रहा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे R बढ़ेगा, ठीक है। और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे I
डिक्रीज होगा। इसको बताने का मेरा मतलब क्या था, देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आपको v दे दिया जाएगा, आपको i दे दिया जाएगा, और यहां पर कई सारी चीजें ऐसे आपको दे देंगे R1 R2 R3, तो पूछ लेंगे ऐसे बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, और सबसे कम कौन सा होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, देखो ध्यान रखो R क्या था, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, तो V के तो साथ साथ चलने वाला और I से उल्टा, ठीक है, तो जो V के सबसे ज्यादा पास दिखेगा R आपको, समझ लेना मैक्सिमम वैल्यू वही है, यानी यहां पर मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और इसकी वैल्यू मिनिमम है, ध्यान रखना है इस बात का। समझ में आ गई, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस देख लिया। अब रेजिस्टेंस देखने के बाद हम क्या देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है क्या, लेंथ, ठीक है, लेंथ सबसे पहला फैक्टर है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब उसके साथ साथ ही वर्क करेगी। लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ घट गया तो रेजिस्टेंस घट गया। हम क्या चाहते हैं, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए घर में, कम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि लेंथ जो है वो कम से कम हो, कम से कम, ठीक है। आप लोगों ने घरों के आसपास देखा होगा, हमारे घरों में एक येलो कलर की वायर आती है, बड़ी थिक सी होती है, वो घर में आएगी, तो वो ट्रांसफार्मर से जो वायर आती है, कोशिश की जाती है इसमें पास वाला ट्रांसफार्मर जो हमारे होता है ना, उसी ट्रांसफार्मर से वायर लेके आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत वो दूसरे कलर का अच्छा कलर लग रहा होता तो उससे लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं करते, जो सबसे पास होता है उसी से क्या होता है, वायर हमारे घरों में लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं, ताकि वायर की लेंथ जो है वो कम से कम रहे। वायर की लेंथ कम रहेगी तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात ये वाली। तो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बच्चे पूछेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बता देता हूं मैं। जैसे मान लो आपने कोई कोई वायर है आपके पास, ठीक है, ये वायर बहुत लंबी है, तो ये वायर में जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये सर्कुलर सा, यही क्रॉस सेक्शन, यानी कि मान लो अगर ये वायर है तो इस वायर में जो आगे का हिस्सा है, कट किया तो आगे आपको दिख रहा है सर्कुलर पार्ट, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यानी क्रॉस, ये तार जो होगी आपको दिखता होगा जनरली, आप ये बात नोटिस करना कभी घर में, कि जो आपके घर में छोटे मोटे काम की जो वायर्स होती हैं, लाइक जो लाइट्स आती हैं जो आप दिवाली वगैरह पे यूज करते हो, कितनी पतली तार होती है उसकी, है ना। फैन की तार पतली होती है, लेकिन एसी की तार काफी थिक होती है, मोटी होती है ना। फ्रिज की तार काफी थिक होती है, ऐसा होता है ना। घर में जो करंट आता है, जो येलो वाली वायर आती है वो बहुत थिक होती है। ऐसे आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर जो वायर दिखती होंगी वो तो और भी यहाँ थिक होती है, ठीक है। तो थिकनेस से क्या होता है, थिकनेस से एरिया बढ़ता है। जब एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो आपको दिखता होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो जिस भी चीज के अंदर करंट ज्यादा जाना चाहिए और ज्यादा करंट की डिमांड होती है, तो वहां पर क्या करते हैं हम उस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से क्या होता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्परेचर, ठीक है।
टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ यहां बड़ा अलग रिलेशन होता है, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके लिए? केवल मेटल के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो देखो मेटल तो होते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो मेटल के साथ तो अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ा तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वो चीज इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ उल्टा रिलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई आयरन है, पहले समझो सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक तो होते हैं कंडक्टर जो बहुत बढ़िया कंडक्शन कर देते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर जो होते हैं कि कंडक्शन करते ही नहीं है, फिर एक होते हैं सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा करते भी हैं और नहीं भी करते, दोनों के बीच में आते हैं। क्लास होती है ना हमारी क्लास में, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं फटाफट कंडक्शन हो जाता है, वो कंडक्टर होते हैं बड़े इंटेलिजेंट, टीचर ने एक बार समझाया समझ में आ गया। एक होते हैं इंसुलेटर, बिल्कुल बिल्कुल महानालायक होते हैं, मतलब टीचर मार ले पीट ले कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जरूर से भी, ठीक है। तो वो होते हैं इंसुलेटर वाली कैटेगरी हो गई। ऐसे एक सेमीकंडक्टर होते हैं, ऐसे उनका मतलब कुछ फिक्स नहीं होता, कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, कभी बहुत बेकार परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो बीच में आते हैं। मतलब टीचर फिर डरते हैं, उन्हें पता लग जाए कि टीचर मार देगा तो हाँ क्या वो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो टीचर को टेम्परेचर समझ के चलो, ठीक है। तो मेटल समझ में आ गया, मेटल का मतलब है कंडक्टर। मेटल का अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा, करंट यानी कम फ्लो करेगा उसके अंदर। लेकिन अगर आपने किसी सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अब वो अच्छा कंडक्टर बनने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगली चीज जो नेचर को डिफाइन करती है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। ये तो आप समझ ही गए होगे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, क्या है? अगर वो कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत कम होगा। कंडक्टर का मतलब करंट पास हो रहा है ना, करंट तो भी पास होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो कंडक्टर अगर कोई है तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। कोई चीज अगर इंसुलेटर है तो उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि नेम द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर का नाम बताओ। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ध्यान रखना इस बात का, फर्स्ट बिल्कुल, ठीक है। कोई सिल्वर के बाद पूछ ले तो सेकंड नंबर पे क्या आ गया? कॉपर। कोई कॉपर के बाद पूछ ले तो एल्युमिनियम, ठीक है। अब कोई एल्युमिनियम के बाद पूछेगा नहीं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि बार बार पूछे ही चले जाएगा, ये तीन याद रख लेना, ठीक है। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, कॉपर उसके बाद होता है, एल्युमिनियम उसके बाद होता है। हम अपने घरों में देखोगे, आप अपने घरों में देखोगे तो क्या होता है? वायरिंग वगैरह जो होती है जनरली वायर्स होती है कॉपर की होती है, घरों में जो वायर्स आती है वो कॉपर की आती है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर सिल्वर जब फर्स्ट पे तो कॉपर क्यों आ रही है? अब सिल्वर की अगर वायर लगवाओगे भाई तो सिल्वर इतना महंगा होता है कि पता लगा वायर ही होगी, घर नहीं होगा फिर उसके पास, ठीक है। सारा का सारा घर तो बिक जाएगा सिल्वर खरीदने में ही। तो सिल्वर की वायर नहीं लगवाते तो हम कॉपर की वायर लगवाते, ठीक है। चलो अब हम एक और बात देखते हैं। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इक्वेशन नंबर 1। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और एरिया के। ये बिल्कुल सही बात है, दोनों को मैंने मिक्स करके लिख दिया। तो मैंने कहा था प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना पड़ता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाऊंगा तो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रोना आ रहा होगा है ना कभी देख करके, कोई बात नहीं, हो जाता है, 10th क्लास में साइंस पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। इसको रो कहते हैं, लेकिन ठीक है। रो का मतलब क्या होता है? पढ़ते ही इसको रो है, रो कोई चीज नहीं है।
जैसे हम इसको ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। आप मैथ में अल्फा पढ़ते हो, बीटा पढ़ते हो, ऐसे इसको रो पढ़ते हैं। रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? रेजिस्टिविटी। अब आप बोलोगे सर अभी तो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अभी रेजिस्टिविटी भी आ गई। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस बात का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये रेजिस्टिविटी पता चली गई, ये लेंथ और ये एरिया। कई बार एग्जाम में ऐसा भी आएगा, आपको एरिया नहीं देंगे वो लोग, रेडियस दे देते हैं कंफ्यूज करने के चक्कर में कि आपके नंबर कम आ जाए, लेकिन नंबर कम नहीं लाने। ठीक है, कैसे नंबर कम नहीं लाने? आपको मान लो आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो रेडियस, आप इंटेलिजेंट तो हो ही, तो आप क्या करोगे? उस रेडियस से पाई आर स्क्वायर लगा दो। पाई आर स्क्वायर लगाते क्या होता है? आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया आ जाएगा और टीचर का प्लान फेल हो जाएगा आपके कम नंबर दिलाने का। ठीक है, उसे लगा वो टीचर को आता नहीं होगा बच्चे को, लेकिन आपको क्या तैयारी करके जानी है पूरी की पूरी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो हो गई बात रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और इन सब की। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए ओम्स लॉ से हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करके क्या होता है, समझ में आ जाएगी बात आपको कि हमने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन पार्ट।